बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दिया गया है। बेंजीन का कितना दिया गया है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, और हमसे पूछ रहे हैं कि अगर 0.078 मोलल सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का जो फार्मूला आप पढ़ते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलल्टी के एफ कितना दिया गया बेटा? 5.12 और मोलल्टी कितना दिया गया है? 0.078। ओके, अगर हम इसको अप्रॉक्स 0.08 माने तो 8 पंचे 40, यानी निकल के आएगा 0.40 केल्विन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल बेहद आसान। अब बताइए, इससे भी छोटा क्या फार्मूला डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हो सकता है? नहीं साहब, इतना आसान सवाल पूछा गया है बेटा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सवाल इसमें पूछा गया बेटा ल्यूटीशियम में कि कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के होता है। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है न्यूट्रल एटम के अंदर। जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉन के नंबर तो बदल सकते हैं। मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको एटम को मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बदल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन के नंबर नहीं बदल सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है बेटा। ओके, और न्यूक्लियस की कहानी क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है मास नंबर के। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 71। क्या आप बता सकते हैं यहाँ मास नंबर कितना है? 75। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा 175 मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? 71। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 104। क्लियर बात? तो एक चीज़ देखिए स्पष्ट हो गया इसमें कि इलेक्ट्रॉन की, हमें पहले प्रोटॉन निकालना है। ओके, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 71। फिर उसके बाद निकालना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? ये देखना, न्यूट्रॉन की संख्या आ गया 104, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, ये भी कितना हो जाएगा? 71। तो जो आंसर आएगा वो होगा सीक्वेंस वाइज 71, 104, 71। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा होगा? 71, 104, 71। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71, 104, 71, 71, 104, 71। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम लोग। आइए बेटा, छठवां सवाल इसमें करें साहब, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन में एक्स को आइडेंटिफाई करना है, इस एक्स को। ओके, जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो लाइट की उपस्थिति में जब टालवीन का क्लोरीनेशन होगा बेटा, तो जो sp3 सेंटर होते हैं, सैचुरेटेड सेंटर होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे एल्काइल ग्रुप, ऐसे कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, ओके, तो इसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और बेंजाइलिक कार्बन का H जल्दी रिमूव होता है क्योंकि उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। कारण क्योंकि अगर फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करेगा, कार्बोनियम आयन जनरेट होगा वह भी स्टेबलाइज्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ या रेजोनेंस के थ्रू।
तो जब आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे बेटा, ये देखना, और यहाँ से बॉन्ड टूटा, कंपाउंड देखिए क्या बना, अच्छा याद रखिए ये जो CCl3 ग्रुप है वो चाहे यहाँ लगे चाहे ऊपर लगे, कहीं पर भी लगे, जहाँ पर भी लगेगा वही नंबर 1 माना जाएगा बेटा। क्लियर? फिर फर्दर क्लोरीनेशन होगा, फिर कंपाउंड देखिए बना Cl, ठीक, फिर क्लोरीनेशन होगा, तो फाइनल क्लोरीनेशन जो होगा बेटा यहां तक जाएगा। लेकिन वो कह रहे साहब जो कंपाउंड X बन रहा है और उस कंपाउंड X का हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो जरा हम इसको हाइड्रोलाइज कराएं बेटा। तो जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो जहां पर Cl लगा है वहीं पर OH लग जाएगा हाइड्रोलाइज होकर के, जहां पर Cl लगा है वहीं पर OH लग जाएगा। तो यहां देखना CH यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा बेटा, और कंपाउंड देखिए क्या बन कर के आया, बेंजल्डिहाइड। और इस कंपाउंड का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो मुन्ना तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा बेटा, बेंजोइक एसिड में। हमसे बेंजोइक एसिड तो बनवा नहीं रहे हैं, हमसे वो बेंजल्डिहाइड बनवा रहे हैं। इसका मतलब कि पहला कंपाउंड नहीं हो सकता जो X है, जो X है वो ये कंपाउंड होगा, तभी तो इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड हमें दोबारा मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला आई बेटा, कह रहे साहब इसमें आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। बिल्कुल करेक्ट है। ब्लास्ट फर्नेस से नीचे जो आयरन निकलता है वो बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके, और उसको किसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप आप उसको दे सकते हैं। पिग आयरन से ही तो हम लोग कास्ट आयरन बनाते हैं, ओके, कार्बन के परसेंटेज के आधार पर उसको कास्ट आयरन कहा जाता है। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको आप कूल करते हैं, सडनली कूल करते हैं कि ग्रेजुअली कूल करते हैं, ओके, उसी हिसाब से उसको आप कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। उसी को पीट करके उसमें से इम्प्योरिटी आप निकाल देते हैं तो वो राट आयरन में कन्वर्ट होता है। उसकी लंबी प्रोसेस पूरी होती है, वो लंबी सब पूरी कहानी है उसमें। अब आप यहाँ समझें कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे साहब करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट गलत है कि सही, इस पर जरा चर्चा करते हैं। कह रहे साहब रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन। पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लें कि रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, तीनों आयरन में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन। तो ये इम्प्योर आयरन नहीं है, ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। आयरनों में सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म है। और परसेंटेज भी देखिए यहाँ 4% दे दिए हैं कार्बन का, जबकि 4 से कम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। फफोला, वो छोटे छोटे गोले या कह सकते फफोले, फ्रोथ्स जनरेट होती हैं उनके सरफेसेस पर। और फफोले किसके पर बन कर के आते हैं? जब हम जो निकल कर के आता है कॉपर, उसको हम लोग बांस से या हरे बांस से पोलिंग करते हैं, तो पोलिंग के दौरान ब्लिस्टर जनरेट होता है, फफोला उत्पन्न होता है। तो ऐसे कॉपर को हम ब्लिस्टर्स कॉपर या फफोलेदार तांबा कहते हैं। लेकिन वो जो ब्लिस्टर जनरेट होता है वो जनरली सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होता है, क्योंकि वही इम्प्योरिटी उसमें होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इम्प्योरिटी नहीं होती। जो ब्लिस्टर बनते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं बनते हैं। वो कह रहे साहब ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकिल। तो पहली बात तो आप जान लें कि वान आर्किल मेथड के द्वारा निकिल का रिफाइनिंग नहीं होता, मोन्ट्स प्रोसेस के द्वारा होता है। वान आर्किल मेथड से हम टाइटेनियम क्लोराइड को रिफाइन करते हैं। टाइटेनियम क्लोराइड से
टाइटेनियम को प्राप्त करते हैं बेटा। टाइटेनियम के साल्ट से हम उसको रिफाइन करते हैं। ओके, तो जो वन आर्किल मेथड निकल के लिए दिया है ये गलत माना जाएगा। तो फोर्थ हैं, थर्ड हैं और सेकंड है, तीनों ऑप्शन गलत हैं और सिर्फ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। आइए बेटा, कह रहे हैं व्हिच सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। हमने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था बेटा आपको, तो उस समय हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट से एक सवाल आना ही आना है, निश्चित है, तय है कि इससे एक सवाल आना ही आना है बेटा। आया सवाल, देखिए कह रहे साहब इन चारों ऑप्शन में देख करके बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल्स का जो सेट है उनमें सबका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो आइए जरा नीचे से हम लोग तय करते हैं। ये देखना NF3, ये देखना F F F। अगर आप यहां पर डाइपोल मोमेंट देखें तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें बेटा तो N और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज़्यादा है। तो ये देखना डाइपोल का ये डायरेक्शन हुआ, ये डाइपोल बना, ये डाइपोल बने, इन तीनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो नीचे गया, इसे कहते हैं। ओके बेटा, तो ये शायद साफ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा हम इधर बना देते हैं बेटा। ये है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखें बेटा, तो ये इसका बॉन्ड डाइपोल है। ये देखना बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल। तो बॉन्ड डाइपोल का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि नीचे की तरफ जाएगा, और सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ ये एटॉमिक डाइपोल होता है। तो बॉन्ड डाइपोल और एटॉमिक डाइपोल में डिफरेंस होगा, दोनों का अंतर होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? पोलर हुआ। क्लियर बात? पोलर हुआ, क्योंकि जब आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे बेटा तो ये होगा P1 और ये है P2, तो P1 डिफरेंस P2 आएगा। ओके, मतलब कि कहने की ये हुआ कि NF3 ये पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि 180 डिग्री जितना वेक्टर इधर उतना ही वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कह सकते हैं, कैंसिल। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, बराबर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट उनका क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ओके, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ। सबको ये बात पता है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये आप देखें, ये ऑक्सीजन है, ये H हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इसका एटॉमिक डाइपोल मोमेंट इधर आएगा और इन दोनों का बॉन्ड डाइपोल इधर आएगा। तो बॉन्ड डाइपोल और एटॉमिक डाइपोल में अंतर है, डिफरेंस होगा, पोलरिटी निकल कर कुछ ना कुछ आएगी इसकी। तो अगर आप देखें तो ये भी, ये पोलर हुआ, हम लिख दे रहे कौन पोलर कौन नॉन पोलर। ये नॉन पोलर हुआ, ये पोलर हुआ और ये भी पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर और इधर दो वेक्टर के बीच एंगल निकल करके आ गया, इनका डाइपोल मोमेंट देखिए कुछ ना कुछ निकल कर आएगा इससे। ये भी पोलर हुआ। ये देखना नॉन पोलर हुआ। क्यों नॉन पोलर हुआ? ये देखना F दिख रहा है बच्चों? क्लियर? तो यहाँ देखना 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, एक पॉइंट पर अगर तीन वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और तीनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के हैं और बराबर एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि साइक्लाइज कर जाएंगे जब आप सम अप करेंगे इनको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि BF3 भी क्या हुआ? नॉन पोलर, ये हुआ पोलर। क्यों? पोलरिटी यहाँ डेवलप है। यहाँ देखना पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये डाइपोल का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो अब जरा इधर देखें बेटा, ये पोलर नॉन पोलर हुआ। क्यों नॉन पोलर हुआ? ये देखना लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना डाइपोल मोमेंट इधर है उतने इधर मैग्नीट्यूड का डाइपोल लग रहा है। तो ये और ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। बॉन्ड चूंकि 180 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं दोनों, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? इनका म्यू जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा।
मतलब कहने क्या हुआ, नॉन पोलर। ये क्या हुए, पोलर। तो इसमें देखिए 2 पोलर हो गए, 2 नॉन पोलर। इसमें भी 1 2 3 पोलर, 1 नॉन पोलर। ये देखना, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर हो जाएंगे इधर और इधर। 180 डिग्री बराबर मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 पोलर 2 नॉन पोलर। ये देखना, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। कह रहा ऐसा मॉलिक्यूल का सेट बताइए जिसमें सबका डाइपोल मोमेंट 0 हो। तो अब आप खुद स्वयं आइडेंटिफाई कर लीजिए ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। ओके, आई बेटा कह रहे सब मैच द फॉलोइंग। इस ए से, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से कौन सेंटेंस मैच कर रहा है। मैच क्या करना है तो सबको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O गैस का जो मिश्रण होता है उसे हम सिंथेसिस गैस कहते हैं, या इसी को सिन गैस कहा जाता है, या इसी को वाटर गैस कहा जाता है। ये भी हम बता चुके हैं आपको जब पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन वाला टॉपिक के चैप्टर। तो हाइड्रोजन वाला चैप्टर में वहाँ बताए थे कि इसको सिन गैस क्यों कहा जाता है, वहाँ पूरी लॉजिक के साथ समझाए थे बेटा। तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये देखना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा बेटा, ये देखना। अब सी वाला देखिए, थर्ड ग्रुप का ये हाइड्राइड है। थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। फोर्थ ग्रुप के हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप के हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहते हैं बेटा। तो अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या कह सकते हैं लुईस एसिड टाइप जो नेचर शो करे। तो अब आप बताइए B2H6 में इन चारों में कौन स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसके साथ कौन सा ही जोड़ा जाएगा, ये जोड़ा जाएगा बेटा। इसको देखिए, इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़े, क्लियर। तो B2H6C का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्या मतलब, इसकी मैचिंग। ऑप्शन तो इसी टाइप से ढेर सारे दिए गए हैं, लगाए गए थे उसमें, तो हम सारे लिखेंगे नहीं बेटा, यहाँ पर आप क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा। और दुनिया को पता है कि H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्लेनर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नहीं, इसका मैचिंग कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नॉन प्लेनर देखिए जैसे फिनाल का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा पहले तो आप ये करेक्ट कर लीजिए कि इसका जो, इस सवाल का जो मैचिंग होगा वो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो इसको आप चेक कर लीजिए, आंसर अपना लगा लीजिए बेटा। फिर हम थोड़ा सा आपको आगे समझाते हैं कि H2O2 कैसे नॉन प्लेनर है, हल्का सा समझाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इसको देख लीजिए, ऐसे जैसे फिनाल का स्ट्रक्चर बनता है, ओके बिल्कुल ऐसे ही H2O2 का भी स्ट्रक्चर बनता है। वो बनता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, तो आई बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आई बेटा, करेक्ट टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन कौन है बेटा, ये टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। इस कार्बोनियम के अल्फा पोजीशन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, 3 3 6 3 9, इसमें कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप सेकेंडरी
ब्यूटिल कार्बोनियम आयन देखते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और 2 कितने हुए, 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो कितने अल्फ़ा एच हो गए, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्लियर। और यहाँ कितने हैं, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अच्छी तरह से आपको बताया गया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, वो कार्बोनियम आयन या वो फ्री रेडिकल या वो एल्कीन उतने ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे कहते हैं हम, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप बताइए, जहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन और जहाँ पर 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4, ड्यू टू क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, अगर प्लस आई इफेक्ट दिया गया होता तो हम उस पर थिंकिंग कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी प्लस आई इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, भी और ये भी, तो 3 प्लस आई पावर इस पर लग रहे हैं, और यहाँ पर 2 प्लस आई पावर लग रहे हैं। दोनों क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर पार्शियल चार्ज जनरेट कर रहे होंगे, जिससे पॉजिटिव को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलने की वजह से यहाँ बोझ जो चार्ज का है वो कम हो रहा होगा। किसी भी आयन पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज एक प्रकार का बोझ माना जाता है बेटा। बोझ जितने ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम, और बोझ जितना ही कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात स्पष्ट हुआ। तो ये जो साइड में ग्रुप लगे होते हैं, अगर बोझ कम करने वाले ग्रुप लगे हैं तब तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और बोझ बढ़ाने वाले ग्रुप लगे होते हैं तो स्टेबिलिटी घटती है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग नेचर के होते हैं। तो करते क्या हैं, अगर कार्बोकैटायन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल जनरेट करके उसके बोझ को, चार्ज डेंसिटी को कम करना चाहते हैं। चार्ज डेंसिटी जितने कम होगी स्टेबिलिटी आयन की उतने ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए 3 लोग हैं बोझ कम करने वाले, यहाँ देखना, यहाँ पे देखिए 2 ही लोग हैं, इधर से 2 तरफ से, यहाँ देखिए 3 तरफ से बोझ कम किया जा रहा है। तो सबसे मिनिमम चार्ज या चार्ज डेंसिटी यहाँ होगी और चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, बोझ कम, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, बोझ ज़्यादा। तो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, टर्सेरी कार्बोनियम आयन की। और ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो टर्सेरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट। तो चूंकि किसी ऑप्शन में प्लस आई इफेक्ट दिया ही नहीं गया है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन दिया गया, तो इसीलिए हम उसी ऑप्शन को सिर्फ क्या करेंगे बेटा, टिक लगाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मीथेन का क्लोरीनेशन कराया गया है, और क्लोरीनेशन कराने के बाद मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और कह रहे हैं साहब बताओ इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या हो रहा है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ CH4 में देखें तो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की, और हाइड्रोजन की कम होती है। चलिए छोड़िए, ऐसे मत निकालिए, स्ट्रक्चर बना करके नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे आपको बता देते हैं। कभी भी जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ता है, इफ हाइड्रोजन linked with non-metal, it show +1 oxidation number, or if hydrogen linked with metal, it show -1 oxidation number। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है, ओके, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ तो कोलिन लगा हुआ है। तो यहाँ तो निकालने का तरीका भी अलग हम कर देंगे। पहले हम इसको निकाल लें, कार्बन को हम x मान ले रहे हैं, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है वो इक्वल किस तरफ लगता है। तो जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का बेटा कितना होगा, -4। ठीक, अब जरा हम CCl4 में निकालें। अब कार्बन को हम x मान ले रहे हैं, अब Cl का क्या होगा, -1,
क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी उसका ऊपर चार्ज माइनस आएगा, और कितना चार्ज होगा जितनी उसकी वैलेंसी होगी। तो इंटू हो गया 4 इक्वल टू हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +4। तो यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा वो +4, तो -4 से किस में जा रहा है +4 में। ऑप्शन तो आप बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं कि साहब इसमें ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर के आया, इस रिएक्शन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, तो कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाता फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 माइनस इनिशियल कितना है -4, तो 4 कितना हो जाएगा +8, यानी चेंज कितने का हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ये -4 से +4 में जाने में 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 8 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही इसका n फैक्टर होगा, यही इसका वैलेंस फैक्टर होगा, यही इसका x कहलाएगा। बात क्लियर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे जरा बेटा आते हैं। आइए बेटा इसमें सवाल करें साहब, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। सुक्रोज क्या C12H22O11। ठीक, तो पहले तो आप जान लें जो सुक्रोज है बना किसका होता है, कि ये बना होता है बेटा अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल जब मिलते हैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और सुक्रोज का प्रिपरेशन होता है। तो जाहिर सी बात है अगर सुक्रोज को आप पुनः पानी में डालेंगे तो ये फिर अपने कंपाउंड में, अपने मोनोमर में, अपने मोनोसैकराइड्स में टूट जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड्स देते हैं उनको क्या कहा जाता है डाइसैकराइड्स। तो सुक्रोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका पूरा स्ट्रक्चर बेटा बनाया जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाए भी हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाए हैं बच्चों। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है बेटा हाइड्रोलाइज करने पर। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखें, 13वां सवाल। कह रहे साहब क्रोमियम +2 में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको बताया गया था कि म्यू इक्वल टू, ऐसे आप निकाल सकते थे, ऐसे हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये फार्मूला था। ओके, n क्या था यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आप बता सकते हैं कि क्रोमियम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 24 होता है, 3d5 4s1। जब आप इसको क्रोमियम +2 में ले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, 3d4 में कन्वर्ट होगा। ये देखना 1 2 3 4, कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है इसमें 4। जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे 4 × 4 + 2 Bm, याद कर लें अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4.9 वैल्यू निकल करके आएगा, अगर 5 होंगे तो 5.9 निकल करके आता है, 3 है तो 3.87 निकल करके आता है और 2 होते तो 2.89। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन। सवाल इसमें पूछा गया बेटा आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप डाइपोल मोमेंट बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता, 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आता है। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि हीलियम और हीलियम के बीच बॉन्ड बनते हैं,
क्लियर बात? यही कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल करके आएगा। और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल करके आएगा बेटा, ओके, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल करके आएगा, इट मीन्स कि दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे इसका भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, 1 निकल करके आएगा। क्लियर बात? कार्बन कार्बन का भी निकाल सकते हैं आप बॉन्ड ऑर्डर। बात स्पष्ट हुआ भैया? क्लियर? बेटा अभी आपने देखा कि लिथियम Li2 में अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्लियर बात, तो आप इसमें इस मॉलिक्यूल में जरा टोटल इलेक्ट्रॉन आप जोड़िए। सवाल बंद किया, अगले सवाल पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि एक ऑप्शन O2 था, एक He2 था और एक C2 था। तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, सबको ये बात पता है भैया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया था तो 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे घटते जाते हैं। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग इसको आइडियल मान के चलते थे, कहते साहब इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा। एक आप नीचे घटेंगे तो इसका 2.5, इसका 2.0, इसका 1.5, इसका 1.0, और ऐसे जब हम इधर बढ़ते थे तो 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, इसका फिर 0 निकल करके आता था। तो हमारे पास देखिए लिथियम कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। भाई लिथियम में 3 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का अगर आप खींचेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार, इसमें आ गया 2, सिग्मा 2s2। तो देखिए कितने टोटल हो गए? 6। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 2/2 निकल कितना आ गया? 1। और यहीं पर अगर आप C2 निकालेंगे तो C2 देखिए कार्बन का आउटर मोशन में, भाई अगर आप इसका C2 निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, 6 टोटल कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कितना निकल के आएगा? 2। हम जो आपको बात बताने के लिए यहाँ थोड़ा रुके थे, इस बात को आप जान लें। ये चीज़ क्लियर हो गया कि लिथियम और लिथियम में एक बॉन्ड है और वो भी कौन सा है? सिग्मा। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने के लिए रुके थे वो आप जान लें, कार्बन कार्बन में जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों ही पाई हैं। NCERT की किताब में दिया गया है। बोरान और बोरान में जो बॉन्ड है वो सिग्मा नहीं है, ये पाई है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि B2 वेपर फेज में, B2 वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन उसका वो कौन सा बॉन्ड है? पाई। C2 अगर वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों कैसे हैं? पाई। जनरली आप 2 बॉन्ड पढ़ते हैं, दोनों में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। लेकिन वेपराइज्ड C2 के केस में आप जान लें दोनों ही कैसे बॉन्ड होते हैं? पाई। ऐसे ही अगर आप B2 के केस में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड अक्सर कौन सा होता है? सिग्मा। लेकिन यहाँ बॉन्ड कौन सा है? पाई। तो खोपड़ी में एकदम बैठा लें कि B2 के केस में सिंगल पाई बॉन्ड और C2 के केस में 2 पाई बॉन्ड। NCERT की किताब में केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर वाले टॉपिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाया गया है वहाँ पर। ओके, हम चूँकि क्वेश्चन करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बेटा यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस सवाल में कह रहे साहब व्हिच एसिड है OO लिंकेज? ये सब ऑक्सो एसिड हैं ऑक्सीजन, अरे सल्फर के। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड में चारों में कह रहे हैं साहब किस में? OO लिंकेज। OO लिंकेज को कहा जाता है परऑक्साइड लिंकेज या पर ऑक्सो लिंकेज या पर ऑक्सी बॉन्ड या परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्सी लिंकेज। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, ये देखना, ये है H2H2O7। स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? भाई लुईस साहब ने कहा था भैया कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो एच पॉसिबल है, स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमेट्रिकल होना चाहिए। भाई कैसे आप बनाते हैं?
चलिए आपको एक सिखा ही देते हैं स्ट्रक्चर बनाना। 2 सल्फर हैं, 2 सेंट्रल एटम हैं, तो देखिए एक यहाँ बनाए एक यहाँ बनाए हैं। 7 ऑक्सीजन हैं, तो एक हम इधर लगाए एक इधर लगाए, एक यहाँ लगाए तो एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए तो एक यहाँ लगाए। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6। एक बढ़ रहा है, वो कहाँ लगा देंगे? बीचों बीच यहाँ लगा देंगे। चूँकि डाई बेसिक होता है तो 2 जो H होंगे वो 2 ऑक्सीजन से अटैच होंगे। अब इनको सब के हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। ये देखना, अगर VBT के अनुसार स्ट्रक्चर बनाएंगे तो VBT कहता है जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे, चाहे ग्राउंड स्टेट चाहे एक्सटाइटेड स्टेट, एटम उतने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो फिलहाल इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है भैया। ये देखना, क्या इसमें ओ लिंकेज हैं? नहीं साहब। इनका स्ट्रक्चर जरा देख लें। H2SO3, इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हम कहेंगे, इसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे बेटा। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इनका किसी का हम रियल शेप ज्योमेट्री नहीं बनाए हैं, अदरवाइज ये टेट्राहेड्रल शेप निकल कर क्या आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3 होता, इनका भी sp3 निकल कर क्या आता, इनका भी सबका sp3 निकल कर क्या आता। अच्छा, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, देखना, एक ऐसे यहाँ तो एक ऐसे यहाँ, एक O यहाँ तो एक O यहाँ, एक O यहाँ तो एक O यहाँ, एक O यहाँ तो एक O यहाँ, और 2 O भैया बीच में आएंगे। ये देखना, यहाँ लगा H, यहाँ लगा H। ये देखना, इसको कहते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम मार्शल्स एसिड कहते हैं बेटा। मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है इनको, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड। ओके, तो किस में लिंकेज हुआ? ओ का, 4th ऑप्शन में। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। करें साहब, इंक्रीजिंग फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। आपको लिगेंड के स्ट्रेंथ को बताना है बढ़ते हुए आर्डर में। एक्चुअल में ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाया गया है। लिगेंड्स के फील्ड को हम उसके स्ट्रेंथ वाइज इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में जब सजाते हैं तो इसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। उनके वेवलेंथ के आधार पर, उनके एनर्जी के आधार पर अरेंज किया जाता है बेटा इनको। ओके, तो ये तो सीधे रट्टा मार वाले सवाल हैं। अगर आपको आर्डर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि जनरल आर्डर हम आपको बताए थे कि पहले स्यूडो हैलाइड होता है, उससे ज़्यादा हैलाइड की होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन डोनर होते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डोनर होते हैं। तो आप देखिए इसमें स्यूडो हैलाइड है, फिर हैलाइड है, ऑक्सीजन डोनर, फिर कार्बन डोनर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। बात क्लियर? और सारे ऑप्शंस खाली आपको भटकाने के लिए दिए गए हैं कि आप उसमें देख करके कंफ्यूज हो। एक्चुअल पहला आर्डर, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में बेटा। सवाल इससे पूछा गया बेटा कि नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फार्मूला आपको फैराडे लॉ में पढ़ाया था। जब फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को आप कंबाइन करते हैं कि एक फार्मूला निकल करके आता है, और उसी फार्मूले से ऑलमोस्ट सारे सवाल फैराडे लॉ के निकलते हैं बेटा। वो फार्मूला हम आपको लिखवाए थे Q/F = N × X के, जहाँ पर Q क्या है? चार्ज रिक्वायर्ड, F क्या है? 96,500 कूलाम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और X क्या है? N फैक्टर, या कह सकते हैं चार्ज ऑफ आयन। अकेला फार्मूला है जिससे मोस्टली सारे सवाल निकल जाते हैं फैराडे के। पूरा ड्राइव करके हम आपको दिखाए थे जब टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा था बेटा।
ओके, तो Q हमसे पूछा जा रहा है F के फॉर्म में, मोल कितना होगा, मोल मतलब मास अपान मोलर मास, तो मास इसका कितना है 20 ग्राम। कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम आयन पर चार्ज कितना होगा, भाई यही तो कैल्शियम आयन है 2। तो आप जरा देखिए Q कितना निकल के आया, 22 या 22 यहाँ से कटा, कितना निकल के आया 1 फैराडे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। बिल्कुल आसान ओरल सवाल बेटा, बिना पेन चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आई बेटा, कह रहे साहब एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराएं और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो साहब बताइए कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो आप ये जान लें, ये एसीटोन है। अच्छा, हमने एक रूल बताया था बेटा, पहले तो हम आपको रूल बता दें, याद करा दें, सवाल तो 2 मिनट में कर देंगे, अब उसकी मैकेनिज्म भी हम दिखा देते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलते हैं और इसका आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएं और बाद में इसको आप हाइड्रोलाइज करा दें, तो यहाँ बनता था प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप अदर एल्डिहाइड लेकर के चलें, ठीक, तो यहाँ बनता था सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप कीटोन बना लेके चलते हैं, वही रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, टर्सेरी अल्कोहल। ये रूल है, नियम है, इसकी पूरी मैकेनिज्म जब पढ़ाया जा रहा था तो क्लास में आपको बताया गया था बेटा। अब देखिए, इन तीनों में से अगर खाली आपको रूल याद होता तो सवाल ही सॉल्व हो जाता आराम से। क्यों, यहाँ रिएक्शन किससे कराया गया है, एसीटोन का। एसीटोन का मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो है। तो अब देखिए, इन तीनों में किससे कराया जा रहा है, एसीटोन कौन है, कीटोन ही तो है। तो कीटोन से अगर आप RMgX के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, टर्सेरी अल्कोहल बनेगा। अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढिए, आइसोब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, और यहाँ देखिए क्या दिया गया है, टर्सेरी ब्यूटिल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, टर्सेरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप सवाल को सॉल्व करते तो इसकी क्या मैकेनिज्म होती, जरा मैकेनिज्म देख लें भैया, मैकेनिज्म देख लें बेटा। यह है एसीटोन, रिएक्शन आप कराओगे, बॉन्ड यहीं से टूटा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पूरा यदि बॉन्ड टूटा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे आके लगेगा और ये यहाँ करके लगेंगे। भाई प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ आप जोड़ दीजिए आसानी से, बिल्कुल एकदम। अब देखिए कंपाउंड क्या बन करके आया, CH3, ये देखना CH3, और ये CH3 आके वो भी लगा ऊपर, CH3, यहाँ देखना OMgCl, ठीक। और फिर उसके बाद इसका आप क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मोस्ट हेट्रोजीनियस बॉन्ड टूटेगा। मोस्ट हेट्रोजीनियस मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ये मेटल हैं और ये नॉन मेटल हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ से टूटा। पानी है, ये है H+ OH-। अब देखना ये H इसके साथ लगा तो ये कंपाउंड क्या बना, CH3 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 OH, और ये OH इसके साथ लगेगा, ये बाई प्रोडक्ट बन करके आएगा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने कोई औचित्य नहीं होता। लिखें वो बात अच्छी बात है, ओके। हमें मेन प्रोडक्ट बनाते हैं कि बायो मालिक्यूल होते हैं, ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो होते हैं बड़े मालिक्यूल होते हैं,
कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सिस्टम में रुकेंगे। ओके, तो ये बना भैया टर्सेरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ये ग्रुप इतना टर्सेरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें OH लग गया तो टर्सेरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया बेटा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए बेटा, कह रहे साहब इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाइनिक डिटर्जेंट। अभी सरफेस केमिस्ट्री का जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे हमने डाला था, उसमें हमने कैटाइनिक सर्फेक्टेंट, एनाइनिक सर्फेक्टेंट सबके बारे में डिस्कशन किया था। सर्फेक्टेंट को ही डिटर्जेंट कहा जाता है बेटा। ओके, तो इसमें कह रहे साहब सोडियम 2 डेकिल बेंजीन सल्फोनेट। तो पहले तो आप इनका फार्मूला देख लें ज़रा। ये है C12, अच्छा सोडियम 2 डेकिल बेंजीन सल्फोनेट, 12 दूनी 24, 2 26। क्लियर? सोडियम 2 डेकिल, 2 डेकिल का मतलब क्या हुआ बेटा? ये 2 डेकिल का मतलब हो गया 12 दूनी 24 और 2 26, तो 1 घटेगा तो 25 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 12 कार्बन का चैन बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है, बेंजीन रिंग है, सल्फोनिक एसिड से H हट गया है, सोडियम आकर के लग गया है, इसे हम कहते हैं सोडियम 2 डेकिल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे या पानी में जब ये जाएगा तो ये आयनाइज होगा बेटा। तो जब आयनाइज होगा, देखिए सोडियम आयन इनका अलग हो जाएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा बेटा। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते इसका हम स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं आपको। ये हुआ, ठीक है, ये देखना, ये पोलर पार्ट है इसका, ये नॉन पोलर पार्ट है। तो फर्स्ट वाले का ये स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड वाले का सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सोडियम लॉरिल सल्फेट का अगर आप देखें तो 12 कार्बन का ये भी होते हैं। तो हो जाएगा सेकंड वाले का C12 H25, ये हुआ बेटा। ये देखना, ये भी पानी में जाएगा तो एनायन जनरेट करेगा, ये भी पानी में जाएंगे एनायन जनरेट करेंगे। इसका हम सोडियम आयन को हटा दे रहे हैं, यहाँ से भी सोडियम आयन को हटा दे रहे हैं इसके। तीसरे वाले का देखिए, इसका ये है, इसका ये है, और तीसरे वाले का देखिए सोडियम स्टीरेट C16, 16 दूनी 32 और 2 34, तो हो जाएगा 33। ये देखना, ये सोडियम स्टीरेट है, ये भी देखिए एनायनिक सर्फेक्टेंट है, पानी में जाने के बाद एनायन जनरेट करेंगे, एनायन जनरेट करेंगे, एनायन जनरेट करेंगे। खाली अकेला यही है फोर्थ वाला C16 H32। क्लियर? दिस इज सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट बेटा। क्लियर बात? तो इसको 1 मिनट, 17 2 18 सोडियम स्टीरेट, पामेट 15, 18 कार्बन का होगा, 17 कार्बन चयन होंगे बेटा इसमें। C17 H35, ठीक, 17 कार्बन का चयन होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, यानी 18 कार्बन टोटे होंगे, स्टीरेट 17 हुआ। तो ये हुआ सोडियम 2 डेकिल बेंजीन सल्फोनेट, और ये हुआ सोडियम लॉरिल सल्फेट, और ये हुआ सोडियम स्टीरेट। सोडियम लगाना चाहें लगा दीजिए, सोडियम चूँकि लगा हुआ है स्टेटमेंट में तो लगा दे रहे हैं इसको। और चौथा है बेटा ये सीटिल ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो सीटिल ट्राईमेथिल, तो सीटिल ट्राईमेथिल 16 कार्बन का होगा, ये C16, 16 दूनी 32 और 2
36, तो 32 16 दूनी 32 3 33, क्लियर बात। तो ये हो जाएगा H33 CH3 थ्राइस N प्लस Cl माइनस। ये है कंपाउंड सीटिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो इनको बेटा यदि आप पानी में डालेंगे तो ये देखना, ये कार्बन की चैन कैटायनिक नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये कैटायनिक सरफेक्टेंट जनरेट करेगा। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट, कौन कैटायनिक डिटर्जेंट हैं। तो ये एनायनिक डिटर्जेंट, ये देखना ये एनायनिक डिटर्जेंट, ये देखना ये एनायनिक डिटर्जेंट, यही अकेला है जो कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे भाई आए। आइए बेटा, प्यूरिफिकेशन का सवाल है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, बेस्ट मेथड माना जाता है। और सबको ये बात पता है, इंटरमीडिएट में आप लोग किए भी होंगे इसका प्रैक्टिकल, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कौन सा बेटा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पूरा सब क्रोमेटोग्राफी जब पढ़ाया गया था आपको, पूरा सब उसके टाइप लिखवाए गए थे। एडजॉइसेंट क्रोमेटोग्राफी कौन थे, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कौन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में ही पेपर क्रोमेटोग्राफी बिलोंग करता था। हम पूरा उसमें टाइप करके पूरा सब बाइफरगेट करके समझाएं बेटा। हमारे जो असाइनमेंट्स हैं उसमें भी हैं, और जो बुकलेट्स है बुकलेट्स में भी दिया गया है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे जरा। इसमें कह रहे हैं साहब आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। आपको इसमें कौन इनकरेक्ट मैच है, इसको आपको मैच कराना है। तो पहले तो आप जान लें अन नील अनियम, ठीक है। तो अन मतलब हो गया 1, नील मतलब हो गया 0, और फिर अन मतलब हो गया 1। तो 101 एटॉमिक नंबर इसमें किसका है, तो 101 एटॉमिक नंबर मेंडेलियम का ही है, मेंडेलियम का है। क्लियर। यहाँ कर सब अन नील ट्रियम, अन नील ट्रियम, ट्राई मतलब 3, 3 को ट्रियम कहा जाएगा। ईएम तो लग जाएगा लास्ट में जिस भी एलिमेंट का आप नाम लिखेंगे। कह रहे साहब 103 किसका इसमें पहचानिए, तो लॉरेंसियम का ही 103 है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर 101 है, ये सामने लिखा गया इसका IUPAC नेम। इसका जो IUPAC नेम लिखा है अनिल ट्रियम 103, इससे पता चल रहा है इसका एटॉमिक नंबर, ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है। अनिल हेक्सियम, तो 1 नील मतलब 0, हेक्सियम मतलब हो गया 6, 106, और इसका भी 106 होता है। क्लियर बात। ऐसे साहब अन इनियम, अन नियम, तो हुआ अन नियम, अन अनियम, अन अनियम, यानी 1 1 1 111। तो 111 एटॉमिक नंबर डर्मेस्टेडियम का नहीं होता, डर्मेस्टेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 110 होता है। इसका मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है ये 4 से मैच नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो मैचिंग है ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा कि डी का 4, तो डी का 4 वाला ही मिसमैच कर रहा, बकिया ए बी और सी तीनों क्या हैं, तीनों ही मैच कर रहे हैं बेटा। बात क्लियर हुई। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, बड़ा प्यारा सवाल है, और सवाल हम आपको ये बताए भी थे क्लास में कैसे निकाला जाएगा। इसमें हम कई सारे फार्मूले भी निकलवाए थे, और लास्ट में हमने आपको बताया था कि भैया फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, और कॉन्सेप्ट को ही बैठाए रहेंगे दिमाग में, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो अब ज़रा यहाँ देखिए, ये निकिल हाइड्रोक्साइड है, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, ये निकिल आयन में गया और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, इनको बेस है और बेस में ही इनको ऐड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन आयन जनरेट होगा, और कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी इनकी जो नॉर्मल उससे कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कितनी कम होगी, फाइनल सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, वही सवाल आपसे पूछा गया है 4 विकल्प दे करके, ये 4 ऑप्शंस दे करके।
इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब ये बात पता चल पाएगा बेटा। ओके, अब इनको जिस बेस में डाला जा रहा है वो है NaOH, तो यहाँ Na+ और OH-। अब जरा ध्यान दें, जब आप इनकी सॉल्बिलिटी निकालेंगे तो S हुआ, ये हो जाएगा 2S, और इसका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है तो 0.1 मोलर ये जनरेट होगा और 0.1 मोलर ही ये भी जनरेट होगा। अब देखिए OH आयन OH आयन क्या हो गए यहाँ पर कॉमन, तो जब आप इसका KSP निकालेंगे, चाहे उसी को सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट करें चाहे उसी को आप आयनिक प्रोडक्ट कहें, वो इनडायरेक्ट यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट टर्म दिया गया है, तो ये हो जाएगा KSP इक्वल टू हो जाएगा निकिल आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान दें, ये KSP यहाँ कितना है 2 × 10⁻⁻15, निकिल आयन कंसंट्रेशन कितना, दैट इज सॉल्बिलिटी S माना जाएगा। ओके, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि साहब जब ये कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी होगी तो अब नॉर्मल S नहीं होगा, इसको हम S डैश कह दे रहे हैं, तो हो गया S डैश, ये हो जाएगा 2S डैश और प्लस ये 0.1 मोलर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। याद रखें सॉल्बिलिटी वैसे भी कम होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की, और दूसरे इसको कॉमन आयन में डाल दिया गया तो सॉल्बिलिटी और घट जाएगी। घटे हुए वैल्यू के ऊपर हम स्क्वायर लगा रहे हैं, 0.001 अगर है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0.00001 या 2 जो भी निकल करके आए, इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं बेटा। बात स्पष्ट हुआ, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻15 इक्वल टू S डैश इंटू 0.1 का स्क्वायर। ओके, 0.1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10⁻⁻2, तो जब आप यहाँ से S डैश निकालोगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻15 अपॉन 0.1 × 0.1, तो जो हमारा सॉल्बिलिटी निकल करके आएगा दैट विल बी 2 × 10⁻13 मोलर। दिस इज करेक्ट आंसर। बात स्पष्ट हुआ, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, सवाल देख लें अच्छे तरीके से आप। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, सवाल आया था ये और इसको हमने पढ़ाया भी था। पढ़ाया क्या था, पॉलीमर से एक सवाल आना ही आना है, वो फिक्स है, और पढ़ाते समय बात बताया भी गया था, और ये बात कहा गया था कि भैया पॉलीमर के केस में आप मोनोमर को हमेशा याद रखिए। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर इसमें से कौन से हैं भैया, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, इसी को नेचुरल रबर भी कहा जाता है। बात स्पष्ट हुआ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ओके, अगले क्वेश्चन पे आए भाई।